हेलो दोस्तों, मैं देवता सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, लास्ट वन क्लास में हम लोगों ने सीखा था हम्पी के बारे में। हम्पी के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इसको समझा था और सीखा भी था। आई होप ये वो सारी बातें जो हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में डिस्कस किया था, वो सारी बातें आपको याद होगा। उसमें तनिक भी किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन मात्र भी नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हम्पी का मैंने बताया था विजयनगर साम्राज्य का वो कैपिटल हुआ करता था। फिर वो जो है कि कैसे विजयनगर जो साम्राज्य हुआ करता था वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का इंटीग्रेशन का जो कारण है बैटल ऑफ तलिकोटा है। क्या है दोस्तों? बैटल ऑफ तलिकोटा, जो कि 1565 में लड़ी जाती है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यानी टूट जाता है। किसमें? डेक्कन सल्तनत में टूट जाता है। किसमें? दिल्ली और सॉरी डेक्कन सल्तनत में टूट जाता है। डेक्कन सल्तनत में कितने पूरे किंगडम हुआ करते थे? पांच थे। कौन से? गोलकुंडा था, बीजापुर था, अहमदनगर, बरार और बिदार थे। ठीक है, ये थे। हमने बिदार के बारे में देखा था, या बिदार के जो कि कारीगरी, जो क्राफ्ट्स पर्सन था, आर्टिसन से, ये दुनिया भर में उस समय फेमस हुआ करते थे। ये लोग किस चीज की कारीगरी करते थे? किसमें महारत हासिल किए गए थे? कॉपर और सिल्वर में। ये बातें इसलिए इनको बिदरी के नाम से भी जाना जाता था। ये सब हम लोगों ने लास्ट वन क्लास में बहुत ही डिटेल से इसको हम लोगों ने समझ रखा। आज हम लोग की टॉपिक है दोस्तों गेटवे टू वेस्ट एशिया, यानी अगर आपको वेस्ट एशिया जाना है, मक्का मदीना जाना है, तो आपका वो गेटवे द्वार कौन सा हुआ करता था उस समय? तो दोस्तों वो हुआ करता था सूरत। ऐसे समझेंगे, यानी वेस्ट एशिया आपको जाना है। वेस्ट एशिया ही नहीं, वेस्ट एशिया के थ्रू आपको अदर रीजन में भी जाना होगा। जैसे आपको आप एक मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको बातें और स्पष्ट होंगी। मैं आपको यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ। पहले तो मैं आपको भारत बनाता हूँ, ये। ठीक है, ये अपना प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये आपका इंडिया है। इंडिया यानी आज का भारत है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों है क्या है? आपका सूरत है, जो बड़ी खूबसूरत है। ठीक है, सूरत है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको वेस्ट एशिया जाना हो। ठीक है, वेस्ट एशिया के अलावा अगर आपको जो है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाना हुआ, ठीक है, अफ्रीका अगर कॉन्टिनेंट में जाना हुआ तो यह जानते हैं आपका रेड सी है। ठीक है, ये आपका पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ है। यानी यहां से आप यहां जा सकते हैं, यहां से आप यहां आ सकते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका जा सकते हैं, सदर्न अफ्रीका जा सकते हैं, और तो और यहीं से दोस्तों आप जो है कि यूरोप में भी आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं। जैसे आपका बेल्जियम का उसमें चर्चा की गई है, और यहाँ पे इजिप्ट कायरो की भी चर्चा की गई है। अगर इन सारे स्थान पे आपको जाना हो तो दोस्तों उस समय भारत से जो गेटवे था, मक्का मदीना जाना हो, तो वो उस समय का जो एक रूट हुआ करता था वो सूरत हुआ करता था। सूरत, अच्छा, कोई कोई सिटी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जाना जाता कि वहां से आप जो है कि सिर्फ आने जाने का ही प्रयोग हो रहा, नहीं। अगर कोई, जब लोग किसी सिटी में जाते हैं तो वहां और सुख सुविधाएं देखी जाती है, कमर्शियल पर्पस देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो इन सब, यानी वो शहर कैसे इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है कि नहीं है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है कि नहीं है, इन सभी कारणों से ही कोई शहर बड़ा शहर बनता है। तो दोस्तों यहाँ सूरत जो है कि सूरत में कहा जाता है कि एक सूरत में एक जो है कि एक लेखक हुआ करते थे, उनका नाम है उनका नाम है ओविंगटन। क्या नाम है उनका दोस्तों? उनका नाम है ओविंगटन। 1689 वो एलोबरेट करके बताते हैं, समझाते हैं कि वो ऐसा, मतलब 1689 में, कब? 1689 की घटना बताते हैं वो ओविंगटन। ओविंगटन ओविंगटन ठीक है, ये बताते हैं कि सूरत में ऐसा
कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जहां पे हर दिन लगभग यहाँ पे 100 से ज्यादा मोर देन 100 शिप्स हमेशा आते जाते रहते, यानी हर एक समय पे यहाँ पे 100 शिप यानी 100 से ज्यादा शिप हमेशा यहाँ पे खड़े रहते थे। वो किस लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कई समाज यहाँ पे सामान आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहा है। इस तरीके से ये पोर्ट कितना बिजी हुआ करता था, ये बात ये बताते हैं। ठीक है, और एक बात समझेंगे दोस्तों, सूरत इसलिए भी फेमस था। अच्छा, इसको जहां जहां से जिस स्थान से मतलब कि बहुत बहुत सारे जगहों से प्रोड्यूसर अपने सामान को ले आकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यानी सेल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यानी कोई बोलते हैं उसको सेल ही करते हैं, यानी कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था को दोस्तों इम्पोरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पोरियम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इम्पोरियम के नाम से। इम्पोरियम, तो इम्पोरियम का मतलब याद रखेंगे। इम्पोरियम एक ऐसा स्थान होता है जहां पे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, यानी ब्रॉड करते हैं और लाएं उसके बाद वहां से सेल कर देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को इम्पोरियम कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सूरत के जो सूरत जो है कि एक बैंकिंग सिस्टम की तरह भी कार्य करता था। कैसे? एक बैंकिंग सिस्टम की तरह भी कार्य करता था, यानी जो सूरत के मनी लेंडर हुआ करते थे, जो महाजन वर्ग के लोग हुआ करते थे, ये उनकी अर्थव्यवस्था जो है कि इतना मजबूत हुआ करती थी, वो बैंकिंग सर्विस। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जो है कि एक मुद्रास्फीति थी, मतलब कि एक प्रकार की एक सिस्टम था जिसको हुंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुंडी कहा जाता था। क्या कहा दोस्तों? हुंडी कहा जाता। तो हुंडी क्या हुआ करता था, इस बात को समझ लेंगे। होता क्या है कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं सुने समझे रहेंगे तो आपसे गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हुंडी क्या होता है ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हुंडी एक ऐसा जो है कि एक ऐसी प्रकार की सिस्टम हुआ करता था जो यहाँ के यानी सूरत के जो मनी लेंडर्स हुआ करते थे, जो बैंकिंग सिस्टम को वहां के चला रहे थे, यहाँ एक विशेष प्रकार का मतलब कि एक कागज का टुकड़ा ही समझ लीजिए। तो वो क्या करते थे, अगर यहाँ से जो है कि अगर ये हुंडी आप जो है कि बेल्जियम में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में और उस यूरोप में अगर ये हुंडी जो है कि इस रीजन में दिखाते थे, आप जो है कि यहाँ पे आसानी से पेमेंट करने का एक सिस्टम हुआ करता था। यानी आप जैसे यहाँ हुंडी यहाँ के व्यापारी आ रहे हैं, अगर यहाँ पे हुंडी दिखा दिए, एक हुंडी सिस्टम हुआ करता था, हिंदी को जैसे दिखाते थे, वो जो है कि सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे। यानी एक प्रकार की इनकी एक टोकन करेंसी हुआ करती थी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हुंडी कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? एक नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय द पर्सन। तो ये क्या था? एक डिपॉजिट सिस्टम हुआ करता था जो यहाँ के लोग जो कि इशू करते थे। ये दुनिया भर में जो अलग अलग जहां से ये लोग व्यापार करते थे, अगर उनके पास से, तो समझ लीजिए अगर मान लेते यहाँ से उनको सामान कुछ लेना है, अगर ये जो है कि इनके पास ये हुंडी है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ को कोई व्यापारी है, इनके पास ये हुंडी है और जो है कि वो सूरत से कुछ खरीदना चाहता है, तो अगर ये हुंडी दिखा देता है तो यहाँ जो है कि आसानी से यहाँ के गुड्स को या माल को खरीद सकता था। इस प्रकार के भी यहाँ पे सिस्टम जो है कि अवेलेबल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती गई तो और सारे जो है कि ट्रेड सेंटर डेवलप हो गए समय के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद जो है कि गुजरात में एक अदर जो है कि ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब अदर यूरोपियन कंट्री आती हैं तो यहाँ पे दोस्तों पुर्तगीज का जो है कि यानी पुर्तगालों का जो है कि यहाँ पे डोमिनेंस बढ़ता जाता है। अदर यूरोपियन कंट्री जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच और डच ये भी आ गए। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने के कारण जो है कि यहाँ पे मतलब कि अदर यूरोपियन कंपनी आ जाती हैं और जो है कि यहाँ पे क्लासेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ की मार्केट जो है कि कोलैप्स हो जाती है, यानी यहाँ की जो प्रोडक्शन हो जाती है वो धीरे धीरे जो है कि कोलैप्स होने लगता है। तो लॉस ऑफ मार्केट और प्रोडक्टिविटी के कारण दोस्तों ये जो है कि अपना समय के साथ जो इसका महत्व हुआ करता था, सिग्निफिकेंस हुआ करता था, वो खो देता है। और उसके स्थान पे दोस्तों इस रीजन में
बॉम्बे यानी आज का जो मुंबई एक अदर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलप होता है, एक अदर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलप होता है, जहां पे अदर कंपनियां जैसे आपके आज के डच हो गए, बॉम्बे और पुर्तगीज। आप जानते हैं कि 1660 की दशक में जो है कि 1662 में पुर्तगीज ने जो है कि दहेज में इसको डॉवरी में बॉम्बे को इंग्लिश को दे दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बॉम्बे जो है कि एक अलग ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है, जहां पे डच फ्रेंच जो है कि इजिली व्यापार कर सकते थे। और दूसरी बात दोस्तों, जब जो है कि मुगल जो एम्पायर था वो भी डिसइंटीग्रेट के करीब जा रहा था, उनकी पावर को डिक्लाइन हो रहा था, और यहाँ पे देखेंगे मराठों का उद्गम हो रहा है, तो उसके कारण भी जो है कि उन लोगों का कंट्रोल यहाँ से हट रहा था। इस कारण से दोस्तों यहाँ जो है कि अब देखेंगे सूरत जो है कि अपनी इकोनॉमिक जो एक स्ट्रेंथ था वो लूज करता दिखता है हमको, ठीक है, ये बात याद रखें। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया मुंबई कैसे यहाँ पे गेन करता है। और दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, 1668 में जो है कि मैंने आपको बता दिया कंपनी शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। 1668 में अपना जो कंपनी का हेडक्वार्टर था वो मुंबई में इसको जो है कि वहां पे शिफ्ट कर लेता है। अब हम लोग दोस्तों इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और नेक्स्ट वन हेडिंग को देखते हैं, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मछलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन हेडिंग है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, यानी एक ऐसा स्थान जो है कि ये जो है कि कृष्णा, कौन सी, कृष्णा रिवर के जो है कि मुहावने पे स्थित था, यानी कृष्णा रिवर के डेल्टा रीजन में स्थित था, इसीलिए इसको कहा गया ट्रबल्ड वाटर, यानी ऐसा स्थान जो ये पोर्ट सिटी है, ये पानी में है। अब दोस्तों अगर पानी में है तो वहां पे जो कि फिशिंग, अच्छा इसको पहले पहले इसको मछलीपट्टनम कहा जाता है, यानी यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी खूब ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। तो ये दोस्तों कहाँ है, इसकी लोकेशन पहले याद रखेंगे, कृष्णा जो रिवर है उसके जो कि डेल्टाइक रीजन में स्थित है, ठीक है, कृष्णा रिवर के डेल्टाइक रीजन में ये स्थित है। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता था, ये गोलकोंडा के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, गोलकोंडा के अंतर्गत आता था। इस गोलकोंडा को दोस्तों 1688 में जो है कि औरंगजेब ने इसको अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कर लिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। और मछलीपट्टनम किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डच के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, डच के द्वारा। और बाद में देखेंगे डच और इंग्लिश में जो है कि 1660 के दशक में जो है कि ये जो है कि उन लोगों में जो कि आपसी सहमति के माध्यम से जो कि डच जो इसकी भारत में वो अपने ट्रेडिंग सेंटर को जो है इंग्लिश को सौंप देते हैं, और फाइनली वो शिफ्ट हो जाते हैं जावा ओरिजिन में, आज के साउथ ईस्ट एशिया ओरिजिन में स्थित हो जाते हैं, जो आज का बंटम, जावा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इस वर्जन में यहाँ पे ये स्थापित हो जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मछलीपट्टनम था, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डच के द्वारा। कृष्णा रिवर के डेल्टाइक रीजन में स्थित है। किसके अंतर्गत आता, गोलकुंडा में किसका उस समय किसका शासन हुआ करता था, रूरल कौन थे, कुतुब शाही हुआ करते थे। कौन से, कुतुब शाही रूरल हुआ करते थे। कौन से, कुतुब शाही, याद रखेंगे कुतुब शाही। ऐसे ही दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन को आप याद रखेंगे दोस्तों, समझना है मछलीपट्टनम, मछली है, वाटर में रहेंगे, वाटर मतलब पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी मतलब फिशिंग एक्टिविटी होगा। और दोस्तों ये जो है कि कावेरी डेल्टाइक रीजन में स्थित है, यहाँ पे टेक्सटाइल का भी खूब ज्यादा डिमांड होती है, स्पाइसेस भी यहाँ को हुआ करते थे। इन सभी के कारण दोस्तों इसकी जो है कि इकोनॉमिक उस समय स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक वैल्यू खूब ठीक ठाक लेवल पे था। किसके अंतर्गत आता था, गोलकुंडा के अंतर्गत आता था। गोलकुंडा का शासक कौन हुआ करता था, कुतुब शाही हुआ करते थे। इन सभी कारणों को दोस्तों ये जो है कि फेमस हुआ करता था, आप इसको याद रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जो है कि सिर्फ यहाँ मछलीपट्टनम में जो है कि सिर्फ डच ही सीमित नहीं थे, समय के साथ देखेंगे जो है कि
या फ्रेंच आ जाते हैं, इंग्लिश आ जाते हैं, और इन दोनों जो यूरोपियन सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। अपने कार्नेटिक वार देखेंगे, कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द जो है कि घूमता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो है कि यूरोपियन कंट्री जो है कि अपने अपने कॉमर्शियल स्टैंड को प्रिजर्व करने के लिए ये भी यहाँ से अपने देखते हैं, यानी फोर्टिफिकेशन यहाँ करते हैं। फोर्टिफिकेशन उसके बाद ये मद्रास की तरफ इंग्लिश शिफ्ट हो जाता है, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। मद्रास को अगर पूछा जाए किसने स्थापित किया गया था, एक जो कि कमर्शियल सिटी के रूप में दोस्तों, वो इंग्लिश थे। कौन थे? इंग्लिश थे। यानी जब देखते हैं कई यूरोपियन कंपनी एक साथ क्लासेस में आ जाते हैं तो वो किसी दूसरे रीजन में स्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेन लैंड का जो शासक हुआ करते थे उससे उलझना नहीं चाहते थे। क्योंकि 1687 में उससे मुगल जो है कि जमीन पे अपना खूब औरंगजेब का शासन हुआ करता था, और खूब जो है कि ये पावर अपने आप को, यानी उनके लैंड पे खूब अच्छे से पार हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों ये देखते हैं कि जो पुर्तगीज है, जब इन लोग को जमीन पे यानी वो अपना शासन को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपना जो है कि अपने नेवी को जो है कि अपने सेलर शक्ति को, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो है कि समुद्र में अपनी पावर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये बात दोस्तों इतनी याद रखेंगे। फेसिनेटेबल वाटर मसूलीपट्टनम के, और मैंने आपको ये भी बता दिया 17-18 की सेंचुरी में दोस्तों, 18th की सेंचुरी में कैसे कैसे अदर यूरोपियन कंट्री के बीच में क्लैशेस होते हैं बिकॉज ऑफ द ओन कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण, और ये जो है कि कैसे कैसे यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं। यही यूरोपियन कंट्री फिर जो है कि बंगाल में शिफ्ट हो जाती है 18th सेंचुरी में, और वहां पर देखेंगे कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, हुगली के आसपास रीजन में जो है कि अपने विभिन्न प्रकार के फोर्टिफिकेशन कार्य को बढ़ावा देते हैं, वहां पे फोर्टिफिकेशन करते हैं, और अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को जो है कि एक्सटेंसिफाई करते हैं, यानी वहां भी जो है किसको उसको ठीक ठाक लेवल पे अपने बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो कमर्शियल अपने इंटरेस्ट को ज्यादा गेन कर सके। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, ठीक है, तो ये बात दोस्तों याद रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। जितनी सारी बातें हैं, मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो यकीन मानिए आपका कोई भी टॉपिक किसी भी प्रकार से मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में आपको डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन हेडिंग की, और हम लोग देखते हैं न्यू टाउन्स और ट्रेडर्स के बारे में देखते हैं कैसे। और हम लोग देखते हैं न्यू टाउन्स, न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, न्यू टाउन्स में देखेंगे जैसे आपका कलकत्ता, बॉम्बे, मुर्शिदाबाद, मद्रास, ये जो है कि दोस्तों आपके न्यू टाउन के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और दोस्तों जब ये यहाँ से जो है कि जो इंग्लिश कंपनियां थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करते थे, जो यूरोपियन कंपनियां थी, वो दोस्तों यहाँ से जो है कि अपने इंटरेस्ट के जो है कि अपने इंटरेस्ट का जो है कि टेक्सटाइल हुआ, स्पाइसेस हुआ, इन सभी चीजों का व्यापार करते थे। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये लोग समय के साथ जो है कि जैसे देखते हैं कि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा है, उनके जो उत्तराधिकारी जो है उस तरीके से अपने शासन प्रणाली को मैनेजमेंट नहीं कर पाने, और अलग अलग देख रहे हैं छोटे छोटे जो स्टेट हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर अपने आप को इंडिपेंडेंट शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपका हैदराबाद, बंगाल, आपका अवध, पंजाब, इन सभी रीजन में देखते हैं मराठा अपना अलग शक्ति का प्रसार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है कि इन सभी चीजों का जो कि फायदा उठा करके ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ के जो लोकल आर्टिसंस थे, जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन थे, अब ये जो है कि अब भारत से यहाँ से जो है कि रॉ मटेरियल ले जाते थे यूरोप में, उसको प्रोसेस करते थे, उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदलते थे, और यहाँ के मशीनी प्रोडक्ट्स जो है कि भारत में इसको डंप कर देते थे। और इस कारण जो दोस्तों धीरे धीरे जो है कि भारत के जो है कि एक समय तक भारत के जो हैंडमेड्स वेवर्स हुआ, जो हाथ से बने हुए टेक्सटाइल हुआ था, यूरोप में हाई डिमांड था। लेकिन धीरे धीरे उस जो है कि वो जो है कि पहले तो क्या कि जो हाई डिमांड था वो जो है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इन यूरोप, यानी जब तक भारत में
यूरोप में औद्योगिकरण नहीं था, तब तक दोस्तों यहाँ से जो वेवर्स थे, जो यहाँ के टेक्सटाइल थे, यहाँ के जो क्राफ्ट्सपर्सन थे, जो हाथ से बुनाई का काम करते थे, ये यहाँ से सस्ते सस्ते कीमत में ले जाते थे और यूरोप में जो है कि भारी कीमत में इसको बेचते थे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है कि प्रॉफिट को कमाते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जो है कि वहां पे मशीनी युग आता है, तो ये जो है कि इनको धीरे धीरे जो है कि एक छोटे से दायरे में इनको सीमित कर दिया जाता है। इनके जो है कि इस तरीके से वो पॉलिसी लेके आते हैं कि इनका जो है कि खरीदारी जो है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कि इनके घटने लगता है और सारे पॉलिसीज के कारण जो है कि जैसे आपका मान लेते हैं जब बंगाल में जो है कि दीवानी राइट आ गया, तो दोस्तों वहां पे जो है कि जब एग्रीकल्चर आ गया, जब उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। जब अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, उनको जमींदार को भी देना पड़ता था टैक्स। इन सभी के कारण दोस्तों यहाँ के देखेंगे पीजेंट्स, व्यूअर्स वर्ग के लोग जो है कि फेमिनिन जैसे जो है कि आपदाओं का शिकार हो रहे हैं। इन सभी के कारण दोस्तों आप 18th सेंचुरी में देखेंगे यहाँ के व्यूअर्स जो है कि इनको ब्लॉक, इसके लिए उनको एक नाम से दिया जाता था, ब्लैक और व्हाइट रूलर्स के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों यहाँ पे मद्रास में इन्होंने अंग्रेजों ने बता दिया सेंट फोर्ट जार्ज कहते हैं, जो यहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था उसको सेंट फोर्ट जार्ज कहा जाता है। ये बातें याद रखेंगे। किसको ब्लैक कहा जाता है? ब्लैक मतलब ब्लैक रूल वो करते थे जो भारतीय थे, व्हाइट कौन थे? जो यूरोपियन लोग थे, ठीक है। और किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो है कि अपने फिनिश प्रोडक्ट के माध्यम से, पहले तो यहाँ के व्यूअर्स के माध्यम से लेकर जाते थे, वहां पे हाई प्रॉफिट कमाते थे, एडवांटेज खूब यहाँ के लोगों के लिए। जैसे वहाँ औद्योगिकरण होता है, फिनिश प्रोडक्ट को लाते हैं, बाद में बेचते हैं और जो है कि यहाँ के व्यूअर्स, जहाँ की ये लोकल जो प्रोड्यूसर थे, इनका जो है कि धीरे धीरे जो है कि बाद में मार्केट इनका खत्म होने लगता है, क्योंकि वहां से फिनिश प्रोडक्ट हैं, सस्ते में मिल जाता है, अच्छे क्वालिटी की यहाँ मिलने लगा। तो धीरे धीरे यहाँ की मार्केट को कोलैप्स करके ये देखेंगे 18-19 सेंचुरी में पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। भारत के जो अपनी एक इंडिजिनस जो है कि शिल्पकार थे, इनको जो कि तहस नहस कर देते हैं, इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को खराब कर देते हैं। जो एक समय टेम्पल कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया वो योगदान दिया करते थे, आज जो कि उनके लाइफ को चलाने के लिए किसी योगदान की जरूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास किया और मैंने आपको पूरी एक पिक्चर दिखाने का प्रयास किया किस तरीके से एक समय एक जो कि हेड यानी अपने गोल्डन पीरियड में व्यूअर्स एंजॉय कर रहे थे, उनकी लाइफ में समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन ऐसे जब यूरोपियन कंपनी आती हैं, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, भारत के जो कि शासक जब कमजोर होते हैं जी, इसका मतलब है दोस्तों जब तक आप मजबूत हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकती, लेकिन जैसे आप कमजोर होंगे दुनिया की हर एक ताकत आपको गुलाम बनाने का प्रयास करेगी दोस्तों। इसी तरीके से चैप्टर को हमको ये सीखने को मिलता है। इन सभी शब्दों के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक। अगर हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। तो दोस्तों इन्हीं से शब्दों के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वन चैप्टर में, नेक्स्ट वन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।